हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन। अब सबका स्वागत करता हूँ एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशंस। इन द प्रीवियस वीडियो, पिछले वीडियो में हमने राजमन्नार कमेटी के बारे में पढ़ा था, उनके रिकमेंडेशन एंड एआरसी के कुछ रिकमेंडेशन थे। इस एआरसी को भी टास्क दिया गया था 1966 में। इनको भी टास्क दिया गया था कि आप सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको स्टडी कीजिए एंड रिकमेंड करें कि क्या उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो इसको हालांकि एक्सेप्ट नहीं किया गया, आउटराइटली इसको रिजेक्ट कर दिया सेंटर ने, दोनों के रिकमेंडेशन को। तो ऐसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट सरकारिया कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसने टोटल 247 रिकमेंडेशन दिए थे। उनमें से 180 के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। इससे पहले बता दूं कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा यहाँ पे आपको पीडीएफ के साथ, जिससे कि आप रिवीजन कर सके बहुत ही आसानी से। मैं चाहता हूँ कि यूपीएससी का पूरा सिलेबस मैं कवर कर दूँ, ताकि जो बच्चे रूरल एरिया से हैं या फिर ऐसे जगह फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कि जो 2 लाख के आसपास या फिर 1.5 लाख के आसपास फ़ीस नहीं दे सकते, दिल्ली नहीं आ सकते, तो ऑनलाइन आजकल स्टडी बहुत अच्छी है एंड उसमें मेरा ये इनिशिएटिव है। तो इसको सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को, सब्सक्राइब करें चैनल को। बढ़ते हैं आगे, पॉइंट वाइज पढ़ते हैं हम लोग। सरकारिया कमीशन से पहले 2 बातें और हुई थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी सेंटर स्टेट के रिलेशन से लेकर। इसको लोग भूल जाते, इसको भूलना नहीं है। आनंद साहिब रिजोल्यूशन आया था। बात करें अगर आनंद साहिब की, तो आनंद साहिब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है फ्रॉम द सिखिज़म पर्सपेक्टिव। सिखिज़म के चश्मे से अगर देखोगे तो बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है ये। धार्मिक जगह माना जाता है सिखों का ये। यहाँ पे कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी रहे हैं एंड यहीं पे इन्होंने खालसा का इन्होंने खालसा को लॉन्च किया था 1973 में। अब बात करते हैं प्रेजेंट रिजोल्यूशन की, तो 1973 में ये रिजोल्यूशन लिया था किसने? अकाली दल ने। और बेसिकली ये बात करें रिजोल्यूशन की तो ये बोथ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डिमांड था। रिलीजियस मतलब कि अब चूँकि ये आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन है, ये गुरुद्वारे में ही हुआ था एंड इसलिए बहुत ही पॉलिटिकल एंड रिलीजियस दोनों हो जाता है ये। अगर बात करें क्या डिमांड रखा इन्होंने, तो इन्होंने बेसिकली सेंटर के ज्यूरिडिक्शन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बोला। ओनली डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। तो इन्होंने कहा कि सेंटर का जो ज्यूरिडिक्शन है वो लिमिट कर दो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड करेंसी तक ही, और बाकी जितनी भी रेसिड्यूरी लिस्ट है, जितने भी एरियाज़ हैं, वो सब स्टेट को दे दिया जाए। तो इनका बहुत बड़ा डिमांड था, ठीक है, लेकिन इस पर कुछ हुआ नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम। वेस्ट बंगाल की सरकार उस समय कम्युनिस्ट सरकार थी, उन्होंने मेमोरेंडम लिया था 1977 में। गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल जो कि कम्युनिस्टों की सरकार थी उस समय, उन्होंने बोला कि वर्ड जो है यूनियन, ये कॉन्स्टिट्यूशन से हटा देना चाहिए और फेडरल लगा देना चाहिए। यूनियन को रिप्लेस करके फेडरल लगाना है। देन इन्होंने बोला, जो इनके मेमोरेंडम में जो इनका पॉइंट था वो सब यही पॉइंट है मैं जो आपको बता रहा हूँ। देन इन्होंने बोला कि जुरिडिक्शन ऑफ द सेंटर should be confined to the defense, foreign affairs, currency, communication and economic coordination only, and all other subjects including the residuary subject should be vested in the state list। तो ये भी अगेन बहुत बड़ा डिमांड इन्होंने किया है। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि आर्टिकल 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है एंड 357 जो लेजिस्लेटिव पावर ख़त्म कर दिया जाता है स्टेट का, ये भी प्रेसिडेंट रूल से ही रिलेटेड है दोनों। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी से आर्टिकल 360 है, जिसमें स्टेट को अगेन रिस्ट्रिक्ट किया जाता है सेंटर के द्वारा, उसको रिपील कर देना चाहिए, मतलब ख़त्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट इनका डिमांड था कि जो स्टेट का कंसेंट है शुड बी मेड ऑब्लिगेटरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स
और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, जो कि अभी नहीं है। प्रेजेंट जो प्रोविज़न है वो ये कहता है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है एरिया स्टेट के, रीऑर्गेनाइज कर सकती है, उसको रीनेम कर सकती है। इसमें कोई भी स्टेट की कॉन्सेंट की ज़रूरत नहीं है, बिना स्टेट के सहमति के ही किया जा सकता है। तो ये अगेन इसको इन्होंने डिमांड किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिना स्टेट के कंसेंट के पार्लियामेंट कुछ ना कर सके। स्पेशली रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें स्टेट की तो ये ना कर पाए, ये डिमांड किया उन्होंने। नेक्स्ट डिमांड इनका था ऑफ द टोटल रेवेन्यू रेज्ड बाय द सेंटर, ऑफ द टोटल रेवेन्यू रेज्ड बाय द सेंटर फ्रॉम ऑल सोर्सेज 75% जाना चाहिए स्टेट को। कितनी भी सोर्सेज हो, चाहे टैक्स रेवेन्यू हो, नॉन टैक्स सोर्सेज हो, कोई भी सोर्स हो, जितना भी सेंटर का पैसा हो उसका 75% स्टेट को चला जाना चाहिए। देन इन्होंने कहा कि राज्यसभा को शुड हैव इक्वल पावर्स विद द लोकसभा। तो जैसा कि बता दूं, हमारे यहाँ 2 हाउसेस हैं, लोकसभा जिसको कहते हैं हम लोग हाउस ऑफ पीपल्स, ठीक है, और नेक्स्ट है इसको लोअर हाउस कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा, अपर हाउस कहते हैं इसको, और इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जब मैं आपको पढ़ाऊँगा लोकसभा राज्यसभा के बारे में तो आपको मिलेगा कि राज्यसभा के पावर्स रिस्पेक्टिवली लोकसभा से कम है। ऑल मनी बिल्स लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि राज्यसभा को कमज़ोर बनाती हैं। हालांकि कुछ पावर्स ऐसी हैं जो कि लोकसभा के पास नहीं है, लेकिन जनरल टर्म में यही है कि राज्यसभा हमारा इक्वल पावर नहीं है, एट पार विद द लोकसभा। तो ये भी डिमांड किया इन्होंने कि राज्यसभा को भी बराबर पावर मिलना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि देयर शुड बी ओनली सेंटर एंड स्टेट सर्विसेज एंड ऑल इंडिया सर्विसेज को ख़त्म कर देना चाहिए, एबोलिश कर देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, जो भी मेमोरेंडम है इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। देन आता है सरकारिया कमीशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया कमीशन था। 1983 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 मेंबर की एक कमीशन बिठाई, जिसके हेड थे रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के RS सरकारिया। इन्हीं के अध्यक्षता में ये कमीशन काम की और इनको टास्क दिया गया था कि जो मैटर है स्टेट और सेंटर स्टेट से रिलेटेड, इसको कम्प्लीटली ऑल एस्पेक्ट में आपको देखना है, स्टडी करना है और सजेशंस देने हैं। इनिशियली इसको 1 साल का टाइम दिया गया था इस कमीशन को, लेकिन 1 साल में नहीं कर पाए ये लोग, तो 4 बार इनके टाइम को एक्सटेंड किया गया। फाइनली ये लोग 1988 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया एंड इन्होंने अपने रिपोर्ट में स्ट्रक्चरल चेंजेस को फेवर नहीं किया, बोला कि नहीं, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगी वो नहीं होंगी। इन्होंने बोला कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है एंड प्रिंसिपल्स जो हैं, जो कि सेंट्रल और स्टेट रिलेशन के बीच में है, वो सही है और उनको कंटिन्यू रहना चाहिए। इन्होंने ये भी बोला कि ये काफ़ी साउंड है कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट हमारा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट इन्होंने बोला कि देयर इज़ अ नीड फॉर चेंज इन द फंक्शनल और ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ फेडरलिज्म। इन्होंने ये कहा कि फेडरलिज्म जो है इज़ अ मोर ऑफ अ फंक्शनल अरेंजमेंट फॉर कोऑपरेटिव एक्शन, ठीक है। इन्होंने कहा कि आप फेडरलिज्म को ऐसे देखिए, फेडरलिज्म को ये समझिए कि कोऑपरेशन के लिए है ये स्टेट और सेंटर के बीच में, और ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की तरह ना देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि लोग ये समझते हैं कि स्टेट ये समझती हैं कि कहीं ना कहीं फेडरलिज्म की वजह से, एक्चुअली ये फेडरलिज्म नहीं है, यूनिटरी बायस है, सेंटर स्टेट को दबाती है। तो इसको इस चश्मे से ना देखा जाए। सरकारिया कमीशन ने कहा कि कोऑपरेशन के लिए काम करेगी। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया सरकारिया कमीशन ने जो डिमांड था कटेलिंग द पावर्स ऑफ सेंटर। ये स्टेट्स जो थी उस समय की डिमांड कर रही थी कि जो सेंटर है वो ज़्यादा पावरफुल है, इसके पावर को कर्टेल किया जाए, कम किया जाए। इसको इसने रिजेक्ट कर दिया सरकारिया कमीशन ने। एंड बट इन्होंने ये माना कि ओवर सेंट्रलाइजेशन ठीक नहीं है एंड इट लीड्स टू द ब्लड प्रेशर एट सेंटर एंड एनीमिया एट पेरीफेरी। मतलब सेंटर मतलब सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लड प्रेशर हो जाएगा अगर ओवर सेंट्रलाइजेशन करेंगे। तो इसका मतलब ये कि ओवर सेंट्रलाइजेशन भी प्रॉब्लमेटिक है।
खुद सेंटर परेशान हो जाएगी। एंड इन्होंने बोला कि एनीमिया हो जाएगा पेरीफेरी मतलब स्टेट्स को। इसका मतलब ये है कि स्टेट्स डेफिनेटली ओवर सेंट्रलाइजेशन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। तो इन्होंने इस बात पे डेफिनेटली कहा कि ओवर सेंट्रलाइजेशन ठीक नहीं है, और इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए, जो कि टोटल नंबर की बात करूँ तो इन्होंने लगभग 247 टोटल रिकमेंडेशन दिए। उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन है और जिसको सरकार ने माना भी, इम्पॉर्टेंट जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। सरकारी कमीशन ने कहा कि अगर भाई सेंट्रल स्टेट का रिलेशन सुधारना है तो सबसे पहले तो एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल बनाइए। अब इंटर स्टेट काउंसिल का क्या होता है मैंने आपको बताया था। ये एक ऐसा काउंसिल है जहाँ पे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव मतलब सीएम और पीएम की अध्यक्षता में ये काउंसिल बैठती है, और कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के बीच के लिए ये सब है। स्टेट और सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन हो, इसके लिए काउंसिल है। और इनका रिकमेंडेशन ये एक्सेप्ट हो गया था 1990 में ही। इंटर स्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश हो गया था अंडर आर्टिकल 263। तो ये याद रखना हमेशा, अंडर आर्टिकल 263। फिर सरकारी कमीशन ने कहा कि जो आर्टिकल 356 है प्रेसिडेंट रूल, उसको ये एवं ही यूज़ मत करो, इसको एक्सट्रीम कंडीशन में यूज़ करना चाहिए, स्पेयरिंगली यूज़ करना चाहिए। जब कोई ऑप्शन ना बचे तभी जाके आर्टिकल 356 को यूज़ करें। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल है, जहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, सीधा स्टेट के पावर को ले लेते हैं अपने हाथों में, एंड एक चुनी हुई सरकार स्टेट की गिर जाती है। तो ये कहा जाता है कि सेंटर अपनी मर्ज़ी से करता है, तो ये थोड़ा सा स्पेयरिंगली इसको यूज़ करना है, सरकारी कमीशन ने कहा। ऑल इंडिया सर्विस को इन्होंने सपोर्ट किया, बोला कि इसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए एंड कुछ और सर्विस क्रिएट करने चाहिए ऑल इंडिया सर्विसेज में। तो जो स्टेट का डिमांड है ऑल इंडिया सर्विस को ख़त्म करने का, इन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। इनफैक्ट इसको फेवर ही किया सरकारी कमीशन ने। देन सरकारी कमीशन ने रेसिड्यूरी जो पावर है ऑफ टैक्सेशन, बोला कि पार्लियामेंट के पास ही रहना चाहिए। स्टेट डिमांड कर रही थी कि हमको दे दो रेसिड्यूरी पावर ऑफ टैक्सेशन, लेकिन सरकारी कमीशन ने कहा कि नहीं, ये पार्लियामेंट के पास ही रहेगा। बट इन्होंने कहा कि इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए। इसको मतलब रेसिड्यूरी पावर को ऑफ टैक्सेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दीजिए, जो कि अभी फ़िलहाल नहीं था, उस समय नहीं था। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल्स, टू द स्टेट बिल्स, द रीजन शुड बी कम्युनिकेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि जब भी प्रेसिडेंट कोई स्टेट के बिल को विथहोल्ड करते हैं अपने असेंट देने से, होता क्या है देखिए, जब कई बार क्या होता है कि गवर्नर, अब उसको कह सकते हैं कि नेशनल इम्पोर्टेंस की जो बिल होती है उसको कई बार बदमाशी से भी कर देते हैं गवर्नर। इनफैक्ट कई बार गवर्नर सेंटर के दबाव में भी कई सारे बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख देते हैं, और वहाँ पे प्रेसिडेंट को एब्सोल्यूट वीटो पावर है। वो चाहे तो इस बिल को, जो स्टेट की बिल है, इम्पोर्टेंट बिल हो सकती है, उसको वो सहमति नहीं दे सकते हैं, अनुमति नहीं दे सकते हैं, और उनका एसेंट रिक्वायर्ड है बिल को एक्ट बनाना है तो। बट ऐसा अगर करेंगे प्रेसिडेंट, तो सरकारी कमीशन ने कहा कि रीजन बताना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। इन्होंने सरकारी कमीशन ने कहा कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसको थोड़ा रीएक्टिवेट करना चाहिए, उसमें स्ट्रक्चरल चेंज लाने चाहिए, और उसको नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल करना चाहिए। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ठीक नहीं है। बेसिकली नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की थोड़ी बैकग्राउंड बताऊं मैं आपको, हालांकि मेरी इकोनॉमिक वीडियो में मैंने बताया है। तो ये एक एपेक्स बॉडी है, स्पेशली रिलेटेड टू प्लानिंग से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जो भी डेवलपमेंट होता है वो इसमें डिसीजन के बाद ही होता है। तो एनडीसी हालांकि आप आजकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह गई है, क्योंकि इसकी मीटिंग्स होती नहीं है आज के डेट में। इसके चेयरमैन होते हैं खुद प्राइम मिनिस्टर, और इसमें जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें ऑल सीएम्स, देन स्टेट जो यूटीज़ हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स, और जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह। तो इन्होंने कहा कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो आज के डेट में इम्पोर्टेंट नहीं है, और इसको कहीं ना कहीं नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल बनाना चाहिए। इन्होंने कहा, फिर सरकारी कमीशन ने अगला इनका जो रिकमेंडेशन है
वो है जोनल काउंसिल से। जोनल काउंसिल क्या होती हैं? अब देखिए, भारत को 5 जोन में डिवाइड कर दिया गया है ताकि उस जोन के जो स्टेट्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें। तो नॉर्दर्न जोन, सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, साउदर्न जोन, ऐसे करके बांट दिया गया है। तो इसमें स्टेट्स हैं जो कि नॉर्दर्न जोन में मान लो तो चंडीगढ़ है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, ऐसे करके स्टेट्स को जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। बट आजकल देखा जा रहा, उस समय सरकारी कमीशन का मानना था कि वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे। उनका काम था फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें कोई आउटपुट नहीं निकल रहा था। तो उन्होंने कहा कि इसको एफ्रेश इस्टेब्लिश करना चाहिए, रीएक्टिवेट करना चाहिए। देन जो अगला रिकमेंडेशन है सरकारी कमीशन का वो है सेंटर शुड हैव पावर्स टू डिप्लॉय इट्स आर्म्ड फोर्सेस इवन विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ स्टेट्स। बट डिज़ायरेबल ये है कि स्टेट्स को कम्युनिकेट कर देना चाहिए, कंसल्ट कर लेना चाहिए। देखिए, स्टेट चाहती थी उस समय कि सेंटर का जो पावर है कि कहीं भी डिप्लॉय कर देते हैं आर्म फोर्सेस जो कि सेंटर की हैं, वो ठीक नहीं है। वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, स्टेट के पावर को कम कर दिया जाता है वहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि सरकारी कमीशन ने माना इस चीज़ को कि ठीक है, ये पावर सेंटर के पास ही रहना चाहिए कि वो अपने आर्म फोर्सेस को किसी भी स्टेट में डिप्लॉय कर सके। बट डिज़ायरेबल ये होगा कि स्टेट से कंसल्ट कर लिया जाए एक बार, ताकि उनका कंसल्टेशन क्या है जानने के बाद सेंटर चाहे तो आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय नहीं भी कर सकती है। नेक्स्ट जो इनका रिकमेंडेशन है वो है कंसल्ट द स्टेट्स बिफोर मेकिंग ए लॉ ऑन कंकरेंट लिस्ट। कि पहले क्या था कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में जब भी कोई उसके मैटर पे, उसके सब्जेक्ट पे कोई एक्ट बनाना हो तो कंसल्ट नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि कंसल्ट करना चाहिए। इन्होंने अगेन कहा कि सेंटर शुड कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर। चीफ मिनिस्टर से एक बार कंसल्ट करना चाहिए जब भी गवर्नर को अपॉइंट किया जा रहा है। नेक्स्ट, प्रिस्क्राइब्ड इन द कंसल्टेशन इटसेल्फ। इन्होंने कहा कि जो ये प्रोविज़न है कि चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट करना चाहिए इस गवर्नर के अपॉइंटमेंट में, वो कॉन्स्टिट्यूशन में खुद डाल देना चाहिए, इसको प्रिस्क्राइब करना चाहिए अमेंडमेंट के द्वारा। फिर अगला जो इनका रिकमेंडेशन था वो था नेट प्रोसीड्स ऑफ कॉरपोरेशन टैक्स में बी मेड परमिसिबली शेयरेबल विद द स्टेट्स। तो ये डिमांड बहुत पहले से चल रही थी कि कॉरपोरेशन टैक्स जो है, कॉरपोरेशन टैक्स अलग होता है जो कि सेंटर की जिम्मेदारी होती है, सेंटर इसको लेवी करता है, कलेक्ट करता है और अपने पास ही रखता है। लेकिन 10th फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि जो भी कॉरपोरेशन टैक्स वगैरह आएगा उसको, उसमें से कुछ पैसा स्टेट्स को देना पड़ेगा, उसका 29% भाग स्टेट्स को देना चाहिए। ये 10th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन था। और इस पर सरकारी कमीशन ने ये बोला कि कॉरपोरेशन टैक्स को शेयरेबल करना चाहिए स्टेट के साथ, इन्होंने भी माना। गवर्नर कैनट डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब तक कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट के हैं वो मेजॉरिटी में है असेंबली में, तब तक गवर्नर ना करें, उनके डिसमिस ना करें उनकी सरकार को। गवर्नर टर्म्स शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड फॉर 5 years। देखिए, गवर्नर का जो टर्म होता है वो 5 साल के लिए होता है। सरकारी कमीशन ने बोला कि गवर्नर का जो टर्म है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो 5 साल का है, उसको 5 साल तक मेंटेन करना चाहिए। देन जो अगला रिकमेंडेशन, बहुत रिकमेंडेशन दिए इन्होंने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ अभी। नो कमीशन ऑफ इंक्वायरी अनलेस ए डिमांड इज़ मेड बाय पार्लियामेंट। तो देखिए, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाती थी सेंटर सीएम के अगेंस्ट में जब भी उनको लगता था कि कुछ करप्शन हुआ है, कोई मामला फंसा है। तो अभी सरकारी कमीशन ने बोला कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी तब तक ना बिठाई जाए जब तक कि पार्लियामेंट से डिमांड ना आए, ठीक है। सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स शुड नॉट बी लेविड। देखिए, पार्लियामेंट से डिमांड का मतलब ये है कि लेजिस्लेचर चाहे डिमांड करे तभी, एक्सिक्यूटिव नहीं, एक्सिक्यूटिव अपनी मर्जी से ना कर दे कमीशन ऑफ इंक्वायरी को इस्टेब्लिश। सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स शुड नॉट बी लेविड। तो
इनकम टैक्स पे डेफिनेटली सरचार्ज नहीं लेना चाहिए एक्सेप्ट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। सरचार्ज क्या होता है? टैक्स के ऊपर जो चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस, उसको सरचार्ज कहते हैं। तो इन्होंने बोला कि जो इनकम टैक्स है उसके ऊपर सरचार्ज मत लगाइए अनटिल अनलेस इट इज़ स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड, एंड अगर आप लगाते भी हैं तो इसको लिमिटेड पीरियड के लिए लगाएं, बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं लगाएं। नेक्स्ट है स्टेप्स शुड बी टेकन टू यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट द 3 लैंग्वेज फार्मूला इन द ट्रू स्पिरिट। 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है? इंग्लिश, हिंदी एंड एक रीजनल लैंग्वेज। तो हर जगह, हर स्टेट में रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं, तो इंग्लिश हिंदी तो 2 लैंग्वेज हो गई, और जिस भी स्टेट का जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसको इंक्लूड कर लो। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला होता है, इसको ही ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देन इन्होंने बोला नो ऑटोनॉमी फॉर रेडियो एंड टेलीविज़न बट डिसेंट्रलाइजेशन इन देयर ऑपरेशन। तो होता, देखिए रेडियो और टेलीविज़न जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एंड इसको कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, सेंट्रल पावर्स है इसके ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, और सेंटर इनसे गलत सलत प्रचार कराता है, कई बार पॉलिटिकल बेनिफिट लेता है, अपने कामों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, रेडियो पे सुनाया जाता है, टेलीविज़न पे दिखाया जाता है। तो इसके अगेंस्ट में स्टेट्स बोलती रही हैं शुरू से ही, एंड सरकारी कमीशन का भी मानना है कि ऑटोनॉमी तो नहीं होगी रेडियो एंड टेलीविज़न पे, क्योंकि सेंटर के हाथ में होनी इनको ज़रूरी है, नहीं तो कुछ भी ये लोग करने लगेंगे। बट डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, मतलब सेंटर का जो उस पर वर्चस्व है उसको कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नो चेंज इन द रोल ऑफ राज्यसभा एंड सेंटर्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। तो सरकारी कमीशन का मानना है कि जो प्रोविजंस हैं चेंज करने का, स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का, उस डेफिनेटली जो रोल है राज्यसभा का वो इम्पोर्टेंट है, और सेंटर का पावर भी उसमें इम्पोर्टेंट है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना चाहिए, ऐसा मानना था सरकारी कमीशन का। नेक्स्ट जो इनका रिकमेंडेशन है, जो कि इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है, इन्होंने कहा कि द कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ शुड बी एक्टिवेटेड। इसके बाद ही कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को एक्टिवेट किया गया था, इससे पहले नहीं थे कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। अगर आप नहीं जानते कमिश्नर क्या होता है, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, तो डोंट वरी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ पढ़ने को आगे आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सेंटर ने लगभग जो 247 इन्होंने रिकमेंडेशन दिए सरकारी कमीशन ने, उसमें से 180 को मान लिया, तो बहुत बड़े पार्ट को सेंटर ने मान लिया। सरकारी कमीशन के वन ऑफ द जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन जो सेंटर ने माना वो था इंटर स्टेट काउंसिल का गठन, जो कि 1990 में कर दिया गया। तो ये सारी बातें सरकारी कमीशन ने बोली। अब देखिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से 2 कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारी कमीशन और पूंची कमीशन। आजकल ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं दोनों से आते हैं। सरकारी कमीशन से तो हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो सरकारी कमीशन को तो आपको याद ही रखना है हमेशा, स्पेशली इसके डेट्स वगैरह, इसके रिकमेंडेशंस वगैरह 1-2 बार 3 बार रिवीजन करना, आपको याद हो जाएंगे, डोंट वरी। इसीलिए इतना शॉर्ट नोट बना रहा हूँ ताकि आपको हेल्प मिले। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।